दोस्तों देश में एक बहुत ही कायराना आतंकी हमला हुआ पहलगाम में। 26 लोग उसमें मारे गए, एक नेपाली व्यक्ति भी उसमें मारे गए। हमने पिछले लेक्चर में उनकी बात की थी और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पूरे अटैक को हमने समझा भी था। अब अटैक के बाद दोस्तों बहुत सारी खबरें न्यूज में हैं, उन्हीं में से एक खबर है इन्फिल्ट्रेशन की, कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में इन्फिल्ट्रेशन लगातार होता है, लगातार घुसपैठ होती है, और आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि उस घुसपैठ करने वाले आतंकी को पकड़ने में हमारे सेना के जवान को, पुलिस बलों को, पैरामिलिट्री को काफी मशक्कत करनी पड़ती है और अक्सर हमने देखा है कि आतंकी भाग जाया करते हैं। तो ऐसा क्या होता है और किस तरीके से ये इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए, क्या स्थिति है बॉर्डर पे, आइए आज पूरे इस मुद्दे को हम समझेंगे। इस पूरे मुद्दे को हम समझेंगे और देखेंगे कि आखिरकार क्या परेशानियां हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके सामने आती है। मित्रों पूरा आर्टिकल आया हुआ है, इस पूरे आर्टिकल को हम बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही इजी वे में समझेंगे। देखिए यहां पर कुछ चित्रों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। मित्रों अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से करीब करीब 3300 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। आप अगर भारत का और पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे तो पूरा 3300 किलोमीटर की ये बाउंड्री भारत के साथ शेयर हो रही है। अब इस 3300 किलोमीटर में देखिए गुजरात भी है, राजस्थान भी है, पंजाब भी है और जम्मू कश्मीर भी है। लेकिन घुसपैठ की सर्वाधिक घटनाएं कहां से आती हैं? कश्मीर से आती हैं। बाकी जगहों से इतनी घुसपैठ की घटनाएं हमारे सामने न्यूज में नहीं आती हैं और नहीं होती हैं, लेकिन कश्मीर में होती हैं। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि कश्मीर में इतनी घटनाएं वहां पर हो रही हैं? कई लोग कहते हैं कि वहां पर लोकल्स का सपोर्ट है इसलिए वहां पे घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आज हम वहां पे कुछ और चीजें देखेंगे जो वहां पर घुसपैठ को आसान बनाती हैं। हम देखते हैं उन चीजों को और उन पे समझते हैं कि हमें क्या करना होगा। अगर हम कश्मीर की बात करें तो वो 3300 किलोमीटर की जो बाउंड्री लाइन है उसमें 1100 किलोमीटर ये कश्मीर की बाउंड्री से सेट होती है। अब मित्रों ये जो कश्मीर का पूरा इलाका है ये आप देखेंगे तो पूरी तरीके से दोस्तों ये बर्फीला पहाड़ी क्षेत्र है और साथ में घना जंगल का क्षेत्र है। अगर आप जम्मू कश्मीर के एक और मैप को देखेंगे तो मैंने आपको जम्मू कश्मीर में यहां पर जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में बताया है। सबसे ऊपर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर कराकोरम श्रेणी है, ये आप इलाका देखेंगे तो यहां पर कराकोरम पर्वत श्रेणी है। उसके बाद ये लद्दाख श्रेणी है, फिर जास्कर वैली है। उसके बाद यहां पर अगर हम इस वाले हिस्से में देखेंगे तो ये पीर पंजाल का पूरा हिस्सा यहां पर है जो सघन पहाड़ियों का हिस्सा है, सघन वृक्षों का, सघन जंगलों का हिस्सा है। इसके नीचे आप आएंगे तो धौलाधर श्रेणी है, फिर शिवालिक श्रेणी है। मतलब ये जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका ऐसा है जो सघन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उन पहाड़ियों पे सघन जंगल हैं और जंगलों में भी देवदार जैसे वृक्ष लगे हुए हैं जो काफी ऊंचे होते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी एकदम शून्य हो जाती है। आप दूर से कुछ देख ही नहीं सकते, सर्विलांस करना भी होगा तो ऊपर से आप कुछ देख ही नहीं सकते क्योंकि नीचे सघन जंगल है। ऐसा इलाका ये कश्मीर का है। और दोस्तों सबसे बड़ी वजह यही है कि ये इलाका आतंकियों को घुसपैठ करने के लिए आसान रास्ते देता है और हमारे सुरक्षा बलों को मजबूरी देता है। वही हुआ जम्मू कश्मीर में, पहलगाम में अटैक हुआ, 26 लोग मारे गए और उसके बाद जो आतंकी थे जिनकी संख्या 6 या 7 बताई जा रही है वो उन्हीं जंगलों में भाग गए। आप देखेंगे एक नक्शा तो देखिए ये है वो नक्शा जहां पर अटैक हुआ, ये है वो बैसरन वैली जिसकी बात हमने पिछले लेक्चर में की थी, ये है वो बैसरन वैली। अब इस बैसरन वैली के आसपास का इलाका देख लीजिए, ये पूरा जो इलाका है दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये वाला इलाका है। अगर आप इस पूरे इलाके की बात करेंगे तो ये इलाका जो है ये वाला इलाका है, ठीक है। अब यहीं पर आप देखिए ये बैसरन वैली, कितनी पहाड़ियां हैं और ये हरा हरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा जंगल का इलाका है। ये मैप में आपको दिख रहा होगा, यहां पर देखिए ये पूरा ये पीर पंजाल श्रेणी वाला इलाका आ रहा है। और दोस्तों केवल पहलगाम नहीं, इस पूरे इलाके में देखिए ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, ठीक है, ये वाला इलाका ये पीर पंजाल का ही इलाका है। इस पीर पंजाल के इलाके में ही बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे। आपने राजौरी सुना होगा, कठुआ सुना होगा, है ना, आपने पंपोर सुना होगा, ठीक है, आपने कुपवाड़ा सुना होगा। ये देखिए ये जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं और ये देखिए जितने भी ये आतंकी हमलों वाले डिस्ट्रिक्ट है ना वो देखिए यही पीर पंजाल की श्रेणी में आते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर ये गांधी बरल है जहां पर अभी 3-4 साल पहले हमला हुआ था, ठीक है। इसके अलावा ये पुलवामा है, अनंतनाग है, ठीक है, ये देखिए ये कुलगाम है, ये राजौरी है, ठीक है, ये पुंछ है, ये बड़गाम है, बारामूला है, कुपवाड़ा है, बांडीपोरा है। ये सारे आतंकी हमले जो होते हैं वो यही इन्हीं जंगलों के इलाके में, इन्हीं पहाड़ी इलाकों में से घुसपैठ करके दोस्तों किए जाते हैं, जिसके बाद इनको पकड़ना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाता है। और जंगल का इलाका,
हमारे सुरक्षा बलों की कैजुअलिटी भी इसलिए ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जंगल का इलाका है। अब जंगल के इलाके में तो आपको बंदूक लेके चारों ओर देखना है, आपको पता ही नहीं कि किस पेड़ के पीछे, किस पेड़ के ऊपर, किस पहाड़ी के पीछे आतंकी छुपा बैठा है। तो आपको चारों तरफ से हमले झेलने होते हैं, इसीलिए हमारे सुरक्षा बलों की कैजुअलिटी भी ज्यादा हो जाती हैं इस तरह के ऑपरेशंस में। तो दोस्तों इस वजह से कश्मीर में यहां पर जो है वो टेररिस्ट अटैक और घुसपैठ ज्यादा हो जाती है। अब अगर हम अपनी बात करें कि हमें क्या करना होगा, तो इस तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड होनी चाहिए। उसमें तमाम तरह की चीजों को हम शामिल कर सकते हैं, हम मैन पावर को शामिल कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी को शामिल कर सकते हैं, हम और भी बहुत सारी चीजों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको स्थिति बताई कि स्थिति इस समय कश्मीर की क्या है और किस तरीके से यहां पर दिक्कत हो रही है। कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर 100 मीटर के आगे का भी देखना मुश्किल है, इतना घना जंगल है, इतनी पहाड़ियां हैं कि 100 मीटर आगे आपको क्या है वो चीज नहीं दिखेगी। और आजकल तो आतंकवादियों के पास भी M4 कार्बाइन बंदूक होती है जिसकी रेंज 200, 300, 400 मीटर तक होती है। अब बताइए किसी फौजी को 100 मीटर आगे का नहीं दिख रहा और सामने आतंकी 500 मीटर दूर बैठा है, उसकी बंदूक की गोली की रेंज 500 मीटर है, वो तो 500 मीटर दूर से देख लेगा, हमारे फौजी को 100 मीटर दूर ही नहीं दिखेगा। समझ रहे? तो इसीलिए हमें बहुत सारे गैजेट्स की आवश्यकता है जो हम अपने सैनिकों को, अपने जवानों को दें ताकि वहां से चीजें आगे बढ़े। तो मित्रों आपको समझ में आया होगा कि कश्मीर में आखिरकार इतनी चीजें ये क्यों हो रही हैं और इनकी क्या वजह यहां पर आपको दिखाई दी होगी। आगे बढ़े तो अगर हम देखें केवल पहाड़ी इलाका नहीं, इसके अलावा वहां का जो मौसम है, वहां का जो वेदर है, वो भी दोस्तों हमारे जवानों के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी करता है। ठंड के मौसम में जब जनवरी का मौसम होता है, दिसंबर का मौसम होता है, तो वहां पर जो बर्फ होती है वो 15-15 फुट तक ऊपर जम जाती है। अब सोचिए बॉर्डर के इलाके में 15-15 फुट तक बर्फ जमी हुई है, पहाड़ी इलाका है, पता नहीं कहां खाई है, कहां पहाड़ी है, कहां जंगल है, कहां खाई है, उसमें भी 15-15 फुट जो है बर्फ जमी हुई है। तो ऐसी स्थिति में वहां कैसे पेट्रोलिंग होगी, वहां कैसे हमारे जवान जा पाएंगे? तो बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं हमारे विंटर्स के इलाके में। और एक बात बता दूं आपको, विंटर्स में हमारे साथ एक दिक्कत और भी होती है। हमने पूरे बॉर्डर पर क्या किया हुआ है? फेंसिंग की हुई है, इस तरह की फेंसिंग की हुई है, ये तारों से हमने फेंसिंग की हुई है, गोल तार लगाते हैं, लंबे खड़े तार लगाते हैं। लेकिन बर्फबारी के समय क्या होता है, ये सारे तार जो है ना ये बैठ जाते हैं, ये दब जाते हैं, ये टूट जाते हैं। अब पहली बात तो पेट्रोलिंग ही मुश्किल है, इन इलाकों तक 15-15 फुट की बर्फ के बीच में जाना ही मुश्किल है, लेकिन जाना पड़ता है क्योंकि देखना है कि कहां कहां तार टूटा है, कहां कहां नहीं टूटा है। अब इन तारों को वापस सही करने में दोस्तों बहुत समय लगता है, इन तारों को वापस से लगाने में, वापस से ठीक करने में बहुत टाइम लगता है, और वो टाइम एक गैप क्रिएट करता है। उसी गैप का फायदा उठाकर ये टेररिस्ट या आतंकी घुसपैठ करते हैं। तो ये बड़ी परेशानी भारतीय जवानों के सामने रहती है। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम यहां पर क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे जवान यहां पर इतने स्ट्रेसफुल ड्यूटी पे रह रहे हैं, इतनी स्ट्रेसफुल उनकी ड्यूटी है कि खबरों के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि 3 दिन में 1 रात वो सो पाते हैं। 3 रातों में से 1 रात ऐसी आती है जब वो अपनी पूरी नींद ले पाते हैं, बाकी रातों में वो 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे की नींद ले पा रहे हैं। यानी उनकी खुद की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है, मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ को वहां पे जी रहे हैं। इसीलिए बहुत बहुत पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाए। ये भी एक प्रॉब्लम वहां पर बड़ी दोस्तों रहती है, जिसकी वजह से यहां पर हमें बहुत सारी घुसपैठ की घटना देखने को मिल जाती हैं। अगर हम इसके अलावा देखें तो जो गैजेट्स वहां पर प्रयोग किए जाते हैं, अब देखिए एक बात समझिए, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, पूरा जंगली इलाका है, ठीक है। अगर आप गैजेट्स यूज कर भी रहे हैं, हमने आपको टेक्नोलॉजी दे दिया, आपको नाइट विजन कैमरा दे दिया, आपको हमने बहुत सारे गैजेट्स दे दिए, बट उनके लिए भी तो बैटरी पावर चाहिए। अब ऐसे जंगली इलाके में, पहाड़ी इलाके में, बर्फबारी के बीच में आपको कहां से मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, कहां से मिलेगी आपको चार्जिंग? नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि ये गैजेट्स भी मैक्सिमम इनकी जो लेंथ होती है वो 12 घंटे तक की होती है। 12 घंटे के बाद डिस्चार्ज, उसके बाद फिर आइए आप कैंप में, फिर आइए अपने बेस पे, फिर चार्ज कीजिए, फिर जाइए। तो वो एक गैप बहुत लंबा क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम यहां पर वेदर की भी रहती है, जिसकी वजह से यहां पर दोस्तों मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम यहीं पर देखें तो भाई हमें जरूरत किस चीज की है? हमें जरूरत है एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमें कनेक्शन की, एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की। इसके अलावा एक और परेशानी भी है, आपको बताते हैं। देखिए इसके अलावा परेशानी क्या है कि भाई हम किस तरीके से इसको रोक सकते हैं। चाहे हम अपने जवानों की बात करें, चाहे हम अपने मिलिट्री पर्सनल की बात करें, हम इसको रोकें कैसे?
कहीं फॉग परेशान कर रहा है, कहीं रेन परेशान कर रही है, ठीक है, कहीं टेम्परेचर दिक्कत कर रहा है, ठीक है, कहीं जंगल दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो हम क्या करें? अब यहीं पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है और वो है एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड का, जिसमें कई सारी चीजों पर बात की जा रही है। सबसे पहले बात की जा रही है बहुत सारे मैन पावर की, कि आपके पास इतना बड़ा इलाका है, 1100 किलोमीटर की अगर ये रेंज है, तो आपको मैन पावर वहां पे स्टैब्लिश करना होगा, जो कि ऑलरेडी वहां पर है। बट मैन पावर के बारे में मैंने बताया कि 3 दिन में एक रात सो पा रहे हैं, मतलब आपको और ज्यादा वहां पे फोर्सेस भेजनी है ताकि उनको रिलैक्स मिले, ताकि वो फुल परफॉर्मेंस वहां पर दे पाए। तो पहले तो मैन पावर आपको लगानी पड़ेगी। सेकंड, आपको टेक्नोलॉजी वहां पे एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे जवानों को देनी पड़ेगी, हमारे सुरक्षा बलों को देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक काम बहुत इंपॉर्टेंट करना है, वो है बॉर्डर फेंसिंग। बॉर्डर फेंसिंग पे जरूर आपको काम करना पड़ेगा। अगर बॉर्डर फेंसिंग हम कर लेते हैं तो बहुत राहत हमें मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूं कुछ आंकड़े। देखिए बॉर्डर फेंसिंग अगर हम बात करें तो बॉर्डर फेंसिंग का काम हमारे देश में 2002 के बाद बहुत तेजी से शुरू हुआ। 2003-4 के बाद से हमारे देश में बहुत तेजी से बॉर्डर फेंसिंग हुआ। तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, 2002 में जितने भी घुसपैठ के प्रयास हुए पाकिस्तान से, उसमें से आधे से ज्यादा जो है वो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन अगर आप 2010 की बात करेंगे तो जितने घुसपैठ के प्रयास हुए, ऐसा कहा जाता है कि उसमें से 1/5 ही केवल सक्सेसफुल हो पाए, यानी 20%। अब आप सोचिए कि फेंसिंग का कितना बड़ा फायदा है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, फेंसिंग की बात हम क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोकल आतंकी हैं, लोकल आतंकी नहीं भाई। अगर हम बात करें 2024 की, तो टोटल मिला के 73 टेररिस्ट को मारा हमारे सुरक्षा बलों ने, और इनमें से 60% पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। यानी मेजर जो टेररिज्म है वो कहां से आ रहा है? पाकिस्तान से आ रहा है। उनकी सपोर्ट से यहां पर लोगों को बहकाया जा रहा है, यहां पर फुसलाया जा रहा है और उनको फिर इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो अगर हम बॉर्डर पे फेंसिंग कर दें, वो फेंसिंग बहुत हद तक हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। दूसरी बात, इतने घने जंगल हैं, इतनी पहाड़ियां हैं, इतने मौसम में अगर कोई घुस के अंदर आ जाता है तो उसको पकड़ना दोस्तों, सीरियसली बोल रहा हूं कि बहुत मुश्किल है। हम यहां खड़े खड़े कुछ भी कह सकते हैं, बट अगर आप वहां लोकेशन पर जाएंगे, वहां प्रैक्टिकल लोकेशन पर जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि कोई अंदर घुस गया है, उसको ढूंढना, पकड़ना और मारना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हम इन्फिल्ट्रेशन होने ही ना दें। हम ऐसा कुछ वहां पे करें जिससे इन्फिल्ट्रेशन हो ही ना, हम उन्हें पार ही ना करने दें बॉर्डर। उसके लिए फेंसिंग दोस्तों बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप स्मार्ट फेंसिंग का यूज कर सकते हैं, जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोग्राम भी चलाया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, CIBMS प्रोजेक्ट। ये दोस्तों 2016 में जब हमारे देश में पठानकोट अटैक हुआ था, तो पठानकोट अटैक के बाद गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी इस मोड पर, और अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए इस प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया था। अब इस सिस्टम में क्या करते हैं, हम केवल फेंसिंग नहीं करते, बल्कि फेंसिंग के साथ साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनका भी वहां पर यूज करते हैं। जैसे हम वहां पर थर्मल इमेजेस का प्रयोग करते हैं। जैसे भी कोई इंसान जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा, तो थर्मल इमेजेस वहां पे लगे हुए हैं। वो कोई ना कोई थर्मल इमेज, भाई हमारी बॉडी से हीट निकल रही है ना, गर्मी निकल रही है, तो उस गर्मी का इमेज बना के सेना तक पहुंचा देंगे, और सेना के जो स्नैप शूटर बैठे हुए हैं, उस स्नाइपर बैठे हुए हैं, वो उनको शूट कर देंगे। तो ऐसा थर्मल इमेजेस का हमने प्रयोग किया। हमने जो है इंफ्रारेड और लेजर बेस्ड इंट्रूडर अलार्म यूज किया, यानी जैसे ही कोई वहां पर अंदर आएगा, वैसे ही वो अलार्म बज जाएगा और हमारे सैनिकों को पता लग जाएगा। इसके अलावा हमने जो है बहुत सारे एरियल सर्वेलेंस सिस्टम को यूज किया। हमने अनअटेंडेड ग्राउंड जो सेंसर्स हैं उनका प्रयोग किया, रडार, सोनार, सबका प्रयोग किया। इस प्रकार से बहुत ही एडवांस सिस्टम हमने बनाया, और एक स्टेट ऑफ आर्ट हमने एक यहां पर जो है वो प्रोटेक्टिंग सिस्टम का प्रयोग करना शुरू किया आफ्टर 2016 के बाद। तो इस प्रकार के सिस्टम का ही दोस्तों यहां पर प्रयोग करना अब जरूरी हो गया है। इस प्रकार के सिस्टम का हम प्रयोग करेंगे, तभी इस इन्फिल्ट्रेशन को हम यहां पर पूरी तरीके से रोक सकते हैं, इसको काबू कर सकते हैं।